आज की अपनी ये महामैराथन क्लास एलडीसी सीटी और जितने भी आपके आगामी एग्जाम होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि आज के सेशन के माध्यम से राजस्थान की कला संस्कृति के ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उनको कवर करने वाले हैं। यानी जैसे आप सभी को पता है कि एलडीसी में ओनली 50% अपने किससे आने हैं, जीके से आने हैं, और जीके में भी आपके करंट अफेयर दिया है, राजस्थान की जियोग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री और राजस्थान की कला संस्कृति। यानी ऐसे 5 अपने पोर्शन होते हैं जिसमें आपके कला संस्कृति के लगभग 10% देखने को मिल जाएंगे। तो आज के इस अपने सेशन के माध्यम से ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जहां से आपके क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं उनको कवर करेंगे। तो अगर आप भी एलडीसी की सीरियस रूप से तैयारी कर रहे हैं और आगामी आपका जो 5 जुलाई को एग्जाम है उसको देने वाले हैं, तो इस सेशन को आप कंप्लीट जरूर देखेंगे, जिसमें आज का सबसे पहला टॉपिक रहने वाला जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, राजस्थान की हस्तकलाएं, लोक कलाएं। इसको अच्छे से अपने कवर करने वाले हैं। तो इस सेशन को अपने शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले देखते हैं कि हस्तकला का अपने अर्थ क्या होता है और इसका परिचय देखेंगे। तो हस्तकला यानी हैंडीक्राफ्ट के बारे में बात करें तो ये हाथ से कलात्मक वस्तुओं बनाना ही क्या कहलाता है, हस्तकला कहलाता है। जैसे अपने कुम्हार मटका बनाना है तो वो क्या है, इसकी हस्तकला है। कोई लकड़ी का काम हो गया वो भी क्या हो जाएगी, हस्तकला हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं कि राजस्थान संपूर्ण देश में हस्तकलाओं को क्या माना जाता है, आगार। आगार क्या होता है, भंडार होता है। यानी राजस्थान में विभिन्न प्रकार की हस्तकलाओं का प्रचलन है, विभिन्न क्षेत्रों में अपने अलग अलग हस्तकलाएं और उनकी प्रमुख अपने बात करें उद्योगों की या जो आपके कुटीर उद्योग है उनसे वहां के लोगों की क्या चल रही है, आजीविका चल रही है। तो इसलिए राजस्थान को क्या कहते हैं, हस्तकलाओं का आगार या भंडार कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण आपको फैक्ट और याद रखना है कि अपने उद्योगों का प्रकार, यानी जो आपकी हस्तकला आती है ना, ये आती है आपके लघु उद्योग के अंतर्गत। किस उद्योग के अंतर्गत, लघु या अपने बात करें कुटीर उद्योग के अंतर्गत आती है। जिसका आपका बात करें कि हस्तकला को संरक्षण कौन देता है, हस्तकला को संरक्षण दिया जाता है आपके राजसिकों के द्वारा। किसको, राजसिकों के द्वारा। तो इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछे कि राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम द्वारा इसको क्या प्रदान किया जाता है, संरक्षण और इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है। इसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हस्तकला का प्रमुख केंद्र कौन सा हो जाएगा। तो हस्तकला का प्रमुख केंद्र रहने वाला आपका बोरानाड़ा जोधपुर। कौन सा, बोरानाड़ा जोधपुर क्या हो जाएगा, आपका हस्तकला का प्रमुख केंद्र हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे। अब इसके आगे अपने देखना है कि ब्लू पोट्री के निर्माण में कौन कौन सी आपके सामग्रियां लगती है। तो सबसे पहले आएगा आपका हरा कांच, हरा कांच के बाद आएगा कथीरा, कथीरा के बाद सांगी, सांगी के बाद क्वार्टाजाइट पाउडर और मुल्तानी मिट्टी। ये क्या हो जाएगी, इसके प्रयोग में अपनी यूज की जाने वाली प्रमुख सामग्री हो जाएगी। और इसे अपने जब किसी बर्तन को ब्लू इसके आकार दे दिया जाए तो उसके बाद इसे 800 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया जाता है, तपाया जाता है, जिससे इस पर किया गया कलर और अपने बात करें कि इसकी जो संरचना वो क्या हो जाएगी, और मजबूत हो जाएगी। फिर अपने देखते हैं कि इसके प्रमुख कलाकार, जिसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है पद्मश्री प्राप्त आपके कृपाल सिंह शेखावत है। ये अपने ब्लू पोट्री के क्या रहने वाले, प्रसिद्ध कलाकार रहने वाले हैं। उसके बाद नाथीबाई, त्रिलोकचंद और दुर्गालाल, ये क्या हो जाएंगे, ब्लू पोट्री के प्रमुख कलाकार हो जाएंगे। उसके बाद अपने देखते हैं कागजी पोट्री। कागजी पोट्री के बारे में बात करें तो इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है कि कागज से निर्मित बर्तन पर क्या की जाती है, चित्रकारी की जाती है, जिसे अपने क्या कहते हैं, कागजी पोट्री कहते हैं। जिस प्रकार से आपको ये बर्तन दिख रहा है इस पर क्या की जाती है कि कागज से निर्मित बर्तनों पर की जाती है अपने चित्रकारी। फिर विशेषता कि इस बर्तन में तरल पदार्थ का प्रयोग नहीं होता, यानी इसमें किसी भी प्रकार का अपने पानी नहीं भर सकते। कोई भी आपके द्रव पदार्थ है उसको अपने इसमें नहीं भर सकते, क्योंकि कागज का प्रयोग किया गया और कागज खराब हो जाएगा, किससे, तरल पदार्थ है। उसके बाद आती है आपकी ब्लैक पोट्री। ब्लैक पोट्री के बारे में बात करें तो इसका प्रमुख केंद्र रहने वाला आपका कोटा, यानी ब्लैक पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा हो जाएगा, कोटा हो जाएगा। इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो ये राजस्थान की सबसे सस्ती पोट्री है। तो आपसे पूछे कि सबसे सस्ती पोट्री कौन सी हो जाएगी, तो ये रहने वाली आपकी ब्लैक पोट्री। ब्लैक पोट्री, इसका उपयोग आपके कप बनाने में, प्लेट बनाने में, गमलेदार अपने आकृति जैसे आपका गमला बनाने में या इसी प्रकार की कुछ और आकृतियां होती है उनके निर्माण की किसका प्रयोग किया जाता है, ब्लैक पोट्री का निर्माण किया जाता है। तो इसी के साथ अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप इस सेशन को लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों और सहपाठियों तक इस सेशन को अपने शेयर करेंगे। तो इसके आगे अपने देखने वाले हैं सुनहरी पोट्री। सुनहरी पोट्री के बारे में बात करें तो इसका आपका प्रमुख केंद्र रहेगा बीकानेर, यानी सुनहरी पोट्री बीकानेर हो जाएगी। इसकी विशेषता में आपको याद रखना है कि आकर्षक सुनहरी इस पर क्या की जाती है, चित्रकारी की जाती है। यानी अब तक अपने बात करें मुख्य रूप से कितनी पोट्री पढ़ ली, 4 पोट्री कला देखी थी, जिसमें सबसे पहले अपनी ब्लू पोट्री कहाँ की, जयपुर की प्रसिद्ध, फिर अपने ब्लैक पोट्री कोटा की, फिर अपनी कागजी पोट्री अपनी कहाँ की हो जाएगी, कागजी पोट्री हो जाएगी आपकी अलवर की, फिर अपने बात करते हैं कौन सी, सुनहरी पोट्री आपकी हो जाएगी बीकानेर की। तो बढ़ते हैं अब आगे। आगे अपने बात करने वाले हैं किसे, कांच, स्वर्ण,
इत्यादि पर क्या मीनाकारी व उस्ता कला। तो सबसे पहले अपन देखते हैं थेवा कला। तो थेवा कला क्या होता है कि रंगीन आपके बेलेजियम कांच पर सोने का अपने सूक्ष्म चित्रांकन करना ही क्या कहलाता है, थेवा कला कहलाता है। यानी जैसे आपने ये देखा कि अब क्या आपके ग्रीन कलर का कोई कांच है, इस पर क्या कर दी, सोने का सूक्ष्म चित्रांकन कर दिया, तो इसे अपने क्या कहेंगे, थेवा कला कहेंगे। तो थेवा कला पर आपकी डाक टिकट जारी की गई थी 2002 में। कब, 2002 में आपकी थेवा कला पर डाक टिकट जारी हुई। और इसका आपके प्रमुख केंद्र पूछे तो प्रमुख केंद्र रहने वाला आपका कौन सा, प्रतापगढ़। थेवा कला का प्रमुख केंद्र कौन सा हो जाएगा, आपका प्रतापगढ़ हो जाएगा। इसके बाद अपने प्रमुख कलाकार देखें तो इसमें आपकी प्रमुख अपने योगदान रहता है जो आपका सोनी परिवार का, किसका, सोनी परिवार। यानी 500 वर्षों से केवल सोनी परिवार इसका क्या करता है, तक सीमित है, यानी गोपनीय है। ये इस कला को किसी आगे अपनी बात करें व्यक्ति तक अपने हस्तांतरित नहीं करते, केवल अपने जो सोनी परिवार तक सीमित रखते हैं। तो इसके प्रमुख कलाकार हो जाएंगे आपके जगदीश सोनी, महेश सोनी, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी मीनाकारी। मीनाकारी क्या होता है कि सोने, चांदी व तांबे के आभूषणों पर रंगीन आपने क्या करना, चित्रांकन करना ही क्या कहलाता है, मीनाकारी कहलाती है। जिसका आपका प्रमुख केंद्र रहने वाला है कौन सा, जयपुर। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध आपकी मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम इसे क्या लाहौर से लेके आए थे, ठीक है। कहां से, लाहौर से लेकर आए थे। तांबे की मीनाकारी आपकी कहां की हो जाएगी, आपकी भीलवाड़ा की हो जाएगी। और प्रमुख कलाकार आपके कुदरत सिंह हो जाएंगे, जिन्हें 1988 में क्या मिला था, पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। उसके बाद दुर्गा सिंह और काशीनाथ, आप याद रखेंगे। उसके बाद आती है आपकी उस्ता कला और मथेरन कला। आप सभी को पता है कहाँ की, बीकानेर की कला रहने वाली है उस्ता कला और मथेरन कला। इसमें क्या होता है कि उस्ता कला में आपके ऊंट की खाल पर आपके स्वर्ण चित्रांकन किया जाता है। और इस चित्रांकन को करने वाले कलाकार क्या कहलाते हैं, उस्ताद कहलाते हैं। और ये कहाँ की रहने वाली है, बीकानेर की रहने वाली है। जिसके आपके प्रमुख कलाकार रहेंगे हिजामुद्दीन उस्ता, ठीक है, जिन्हें 1986 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उसके बाद अपने बात करते हैं कि मथेरन कला, जो कि धार्मिक पौराणिक ग्रंथों पर भित्ति चित्रों का चित्रांकन करना ही क्या कहलाता है, अपने मथेरन कला कहलाता है। जो कि जैन धर्म से क्या रहने वाली है, संबंधित रहने वाली है। तो इस स्लाइड में अपने सबसे पहले देखा थेवा कला, फिर मीनाकारी, और फिर आपके उस्ता कला और मथेरन कला। इसके आगे अपने बात करें हैं प्रमुख आपके रंगाई छपाई के उद्योग कौन कौन से हो जाएंगे, जिसमें सबसे पहले अपने बात करते हैं कि प्रिंटों के बारे में। उसके बाद उनका प्रमुख केंद्र दे रखा है, फिर अपनी उसकी प्रमुख विशेषताएं देखेंगे। तो सबसे अपने पहले देखते हैं कि दाबू का प्रिंट है। दाबू का प्रिंट आपका रहने वाला है, कौन सा प्रमुख केंद्र होगा, अकोला चित्तौड़गढ़। यहाँ का क्या अपना दाबू का प्रिंट प्रसिद्ध है, जिसमें जहां अपने रंग नहीं चढ़ाते उसे अपने लई, लुगदी या दाबू से क्या करते हैं, दबा देते हैं। और उस पर क्या किया जाता है, अपने लेपन किया जाता है, किसका, कलर का। तो इसे अपने क्या हो जाएगा, दाबू प्रिंट हो जाएगा, अकोला चित्तौड़गढ़। फिर आपका आता है बगरू प्रिंट है। बगरू के कहाँ का रहने वाला है, जयपुर का रहने वाला है। यानी इसमें क्या होता है कि प्राकृतिक रंगों का प्रयोग, बेल बूंटों की छपाई। इसके प्रमुख आपके कलाकार रहने वाले राम किशोर छिंपा, जो कि पद्मश्री से सम्मानित हो जाएंगे। फिर आपका आता है सांगानेरी प्रिंट। यानी सांगानेरी प्रिंट के बारे में बात करें तो सांगानेर जयपुर का रहने वाला है, ये प्रसिद्ध। इसमें काले व लाल रंग का अधिक प्रयोग किया जाता है। अदीनिया, बुल आदि के इसमें क्या होते हैं, छापे होते हैं। उसके बाद आपका हो जाएगा अजरक प्रिंट, बाड़मेर का प्रसिद्ध रहने वाला है। सभी जानते हैं अजरक प्रिंट के बारे में, कहाँ का, बाड़मेर का। लाल नीले रंग पर इसकी क्या की जाती है, चित्रांकन किया जाता है। ज्यामितीय अलंकरण होता है, दोनों तरफ इसमें क्या होती है, छपाई होती है, जो कि तुर्की अपने शैली से क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी। उसके बाद आपकी आती है मलीर प्रिंट। कहाँ का हो जाएगा, मलीर प्रिंट रहने वाला आपका बाड़मेर का, जिसमें काले व कथई रंग का प्रयोग किया जाता है। फिर आपका जाजम और आजम रह जाएगा, कहाँ का, चित्तौड़गढ़ का। कहाँ बसी, चित्तौड़गढ़ का, जिसमें जाजम प्रिंट में आपने गाड़ियां, अपने लोहारों की महिलाओं के कपड़े बनते हैं, किसके, गडरिया लोहारों की अपनी महिलाओं के कपड़े किससे बनते हैं, जाजम और आजम प्रिंट की तकनीक से। फिर अपने प्रमुख दाबू आपको याद रखने हैं 3। एक तो आपसे पूछा जाता है मोम का दाबू, एक आपसे पूछा जाता है मिट्टी का दाबू, और एक आपसे पूछा जाता है गेहूं का दाबू। तो इसमें अपने बात करें सबसे पहले कि कौन सा, मोम का दाबू। तो मोम का दाबू आपका प्रसिद्ध होने वाला है सवाई माधोपुर में। फिर मिट्टी का दाबू आपका बालोतरा, अपने बाड़मेर का। और फिर आपको याद रखना है गेहूं का दाबू हो जाएगा सांगानेर जयपुर का। तो अब बढ़ते हैं आगे। आगे अपने बात करने वाले हैं बुनाई, अपने बंदेज एवं गोटा उद्योग के बारे में, या गोटा अपने हस्तकला के बारे में। तो कोटा टोरिया आपने क्या है, एक साड़ी है जो कि मसूरिया साड़ी कहा जाता है राजस्थान की, जिसमें कैथून कोटा बुनकरों का क्या है, गांव है वह। ये कहाँ की हो जाएगी, मांगरोल 12 में कैथून कोटा की प्रसिद्ध हो जाएगी। झाला जालम सिंह द्वारा कलाकार अपनी मशहूद अहमद को हैदराबाद से अपने इस कला को विकसित करने के लिए लाया गया। फिर अपने बात करते हैं कि बंदेज कला, टाई एंड डाई के बारे में। बंदेज कला क्या होती है, टाई एंड डाई
कपड़े को बांधकर रंगना ही क्या कहलाता है, बंदेज कहलाता है। यानी कारीगरों को अपने बंधारा कहा जाता है, चढ़ावा या रंगरेज कहते हैं किनके, बंदेज कला के कारीगरों को। जयपुर का अपने लहरिया व पोमचा तथा बीकानेर का लहरिया व मोटड़ा प्रसिद्ध है। फिर अपने बात करते हैं गोटा व कशीदाकारी के बारे में। तो गोटा क्या होता है कि गोटा सोने चांदी के अपने परतदार तारों से कढ़ाई की का क्या कहलाती है, अपनी गोटा कहलाती है। इसमें आपको याद रखना है, एक तो लंपा, लंपी, किरण, गोखरू और ये क्या हो जाएगी, प्रमुख गोटे हो जाएंगी। इसका आपका प्रसिद्ध अपने बात करें के अंदर रहने वाला है जयपुर व खंडेला सीकर। पेचवर्क छोटे छोटे कपड़ों पर अपने काट कर सिलाई करना क्या कहलाता है, पेचवर्क कहलाता है। उसके बाद आते हैं आपके गलीचे। गलीचे क्या होता है, गलीचे होते हैं आपके कि आपके गांव जगह कहाँ का प्रसिद्ध हो जाएगा, गलीचे व दरिया आपके प्रसिद्ध रहने वाले जयपुर व टोंक। इसमें सूती व ऊन के वस्त्रों पर क्या की जाती है, नक्काशी की जाती है। ठीक है, फिर आपकी दरिया कहाँ की हो जाएगी, सालावास जोधपुर की, टांकला नागौर की क्या हो जाएगी, आकर्षक व मजबूत दरिया हो जाएगी। और लवाण दौसा की, ये कहाँ की, सालावास जोधपुर, टांकला नागौर और अपने बात करें लवाण दौसा की दरिया रहने वाली अपने प्रसिद्ध। उसके बाद अपने बात करने वाले हैं काष्ठ कला यानी वुड क्राफ्ट। आपके तीन देखने को मिलती है, एक तो आपने कावड़ कला, एक बेवाण कला और एक है कठपुतली कला। जिसमें सबसे पहले अपने बात करते हैं किसके बारे में, कठपुतली कला के बारे में। उसमें प्रधान केंद्र आपसे पूछे कि काष्ठ कला का आपका प्रधान केंद्र कौन सा रहने वाला है, तो ये आपका रहने वाला बस्सी चित्तौड़गढ़ क्या हो जाएगा, काष्ठ कला का प्रधान केंद्र हो जाएगा। ठीक है, जहां अपने बेवाण, कावड़ व ठप्पे का क्या होता है, निर्माण होता है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कठपुतली कला के बारे में। कठपुतली आपका राजस्थान यानी नट व भाट जाति का प्रमुख क्या है, अपने व्यवसायिक बात करें व्यवसायी रहने वाला है। ठीक है, जिसका पर अपने प्रमुख केंद्र कहाँ हो जाएगा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ व जयपुर रहने वाला है। इसमें लकड़ी यानी आपसे पूछे कि कठपुतली निर्माण में किस लकड़ी का प्रयोग करते हैं, तो अरंडी की लकड़ी का इसमें प्रयोग किया जाता है। और प्रकार इसके हो जाएंगे आपके धागा, अपने छाया, छड़ और दस्ता। फिर उसके बाद अपनी बात करते हैं इसके जनक, तो अपनी कठपुतली कला के जनक हो जाएंगे देवीलाल सांबर। कौन, देवीलाल सांबर कठपुतली कला के जनक है, जो लोक कला मंडल उदयपुर से संबंधित हो जाएंगे। उसके बाद आती है आपकी बेवाण कला। बेवाण क्या हो जाएगी, बेवाण एवं अन्य आकृति देखें तो बेवाण लकड़ी का छोटा मंदिर या देव झूलनी अपने 11 पर इसका प्रयोग किया जाता है, इसे ही अपने क्या कहते हैं, बेवाण कहते हैं। उसके बाद तोरण क्या होता है कि विवाह पर मुख्य द्वार की अपने कलाकृति क्या होती है, तोरण। फिर आपके खांडा, होली पर अपने तलवार रखना आकृति क्या कहलाती है, ये खांडा कहलाती है। इसके प्रमुख केंद्र कहाँ रहने वाले सभी को याद रखना है, बस्सी चित्तौड़गढ़। फिर अपने बात करते हैं कावड़ कला के बारे में। कावड़ आपकी क्या होती है, मंदिर नुमा काष्ठ आकृति होती है, जिसे चलता फिरता अपने क्या कहते हैं, देवालय कहते हैं। जिसके प्रमुख कलाकार आपको याद रखना है मांगी लाल मिस्त्री, ये क्या हो जाएगी, अपनी कावड़ कला के प्रमुख कलाकार हो जाएंगे। जिसमें राम जीवन की बहुलता के कारण इसे अपने राम जी की कावड़ भी कहा जाता है। तो ये अपने काष्ठ कला देख ली प्रमुख। इसके आगे बात करने वाले हैं टेराकोटा कला, लाख कला और धातु और चमड़ा कला। ठीक है, जिसमें सबसे पहले अपने बात करते हैं टेराकोटा या मिट्टी की कला के बारे में। यानी मिट्टी से मूर्ति व खिलौने को बनाना ही क्या कहलाता है, अपने टेराकोटा कला कहलाती है, जो कि आपकी रहने वाली है अपने मोलेला राजसमंद में। जिसमें गधे की लीद मिलाकर अपने क्या करते हैं, अपनी मूर्ति का निर्माण करते हैं, यानी गधे की लीद और भूसी मिलाकर। उसके बाद हरजी गांव जालोर, इसमें मामादेव के घोड़े प्रसिद्ध है, यानी मामादेव व गोगा जी के घोड़े निर्माण किए जाते हैं कहाँ पर, हरजी गांव में। फिर आपको याद रखना है नुरावता अपने नागौर में मिट्टी के खिलौने व पक्षी प्रसिद्ध है। फिर आपको याद रखना है बसवा दौसा में कुंजा बर्तन पानी ठंडा रखने हेतु आपके हो जाएंगे टेराकोटा कला के अंतर्गत। यानी आप अगर पूछे कि टेराकोटा कला से संबंधित प्रमुख केंद्र कौन कौन से, पहला रहने वाला है मोलेला राजसमंद, फिर हरजी जालोर, फिर आपके रहने वाला है नुरावता नागौर और फिर बसवा दौसा। उसके बाद अपने देखते हैं लाख का काम। यानी लाख का काम कारीगर क्या कहलाते हैं, तो इसके कारीगर कहलाते हैं आपके मनिहार। यानी जो लाख का काम करते हैं उनके कारीगर को क्या कहते हैं, मनिहार कहते हैं। लाख की चूड़ियां, मोकड़ी व अपने भोवड़ी कहलाती है। मुख्य केंद्र आपका रहने वाला है जयपुर, जोधपुर और प्रसिद्ध आपका हो जाएगा अजाय अपने अहमद। ठीक है, क्या हो जाएंगे, कलाकार हो जाएंगे अजाय अहमद किसके, लाख कला के। फिर अपने बात करते हैं अन्य अपने विशिष्ट कलाएं, जिसमें सबसे पहले बादला। बादला क्या होता है कि जिंक जस्ते से निर्मित पानी के बर्तन क्या कहलाते हैं, बादला कहलाते हैं। और जिसका प्रमुख आपका केंद्र रहने वाला है जोधपुर। कौन सा, जोधपुर हो जाएगा इसका प्रमुख केंद्र। उसके बाद अपने बात करते हैं कुट्टी या पेपर मेसी क्या होती है, तो कुट्टी या पेपर मेसी कला के बारे में बात करें कि कागज को अपने कागज, गोंद और मिट्टी की लुगदी को मिलाकर उससे जो आपने बात करें कि कोई आकृति बनाई जाए, उसे क्या कहते हैं, कुट्टी या पेपर मेसी कहा जाता है। यानी अपने बात करें जो आपने हारा सुना होगा या तंदूर,
इसे किससे बनाते हैं? अपने पेपर मेसी कला से बनाते हैं, यानी जो उसका ढक्कन होता है उसे बनाते हैं पेपर मेसी कला के माध्यम से, जो कि आपके जयपुर स्वाई अपने रामसिया सेकंड के समय से चली आ रही है। उसके बाद चमड़े की जूतियां आपके बच्चों की जूतियां अपने खालरा व अपने क्या कहलाती है? खोलिया कहलाती है। तो ये अपने देख ली प्रमुख अपने टेराकोटा कला, उसके बाद लाख और चमड़ा कला के बारे में। उसके आगे अपने देखते हैं फड़ चित्रांकन कला, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है आपके एग्जाम की दृष्टि से, कि फड़ क्या होता है? कि खादी या रेजी कपड़े पर अपने लोक देवताओं के जीवन और उनकी अपने जीवन गाथा से संबंधित चित्रांकन करना ही क्या कहलाता है? फड़ कहलाता है। फड़ को अपने पढ़ भी कहते हैं, जिसका वाचन अपने कौन करते हैं? भोपों द्वारा किया जाता है, और ये अपने ज्यादातर लाल व हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रमुख केंद्र आपका रहने वाला शाहपुरा भीलवाड़ा। और आपको बताया था कि आगे बढ़ाएंगे आपके जोशी परिवार। जोशी परिवार में श्रीलाल जोशी, जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उसके बाद पार्वती जोशी, जो कि आपकी प्रथम महिला चितेरी रहने वाली है। ये किससे संबंधित हो जाएगी? आपकी जोशी परिवार से संबंधित हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद आपके फड़ और उसके वाचन या वाद्य यंत्र दे रखे हैं, और उनकी प्रमुख विशेषताएं दे रखी है। तो पापू जी की फड़ के बारे में बात करें तो इसका अपने वाचन करते हैं नायक व थोड़ी जाति के अपने बोपे, किसके साथ? रावण हता वाद्य यंत्र के साथ है। इसकी विशेषता आप याद रखेंगे कि ये क्या है? सबसे लोकप्रिय फड़ रहने वाली है, जिसमें घोड़ी यानी केसर कालमी को काले रंग से चित्रित किया गया है। किसमें? पापू जी की फड़ में। उसके बाद अपने बात करते हैं देवनारायण जी की फड़। देवनारायण जी की फड़ आपके अपने गुज्जर भोपों द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के साथ बांधी जाती है, जिसमें सबसे लंबी व सबसे पुरानी फड़ अपनी कौन सी हो जाएगी? देवनारायण जी की फड़ हो जाएगी। और इस पर अपने बात करें कि 1992 में डाक टिकट जारी हुई, जिसके चलते ये अपनी सबसे छोटी फड़ भी के अंतर्गत भी आती है। इस पर आपकी घोड़ी लीलागर को हरे रंग से चित्रित किया गया। उसके बाद अपने रामदेव जी की फड़ आपके कामड़ भोपों द्वारा किस वाद्य यंत्र के साथ? रावण वाद्य यंत्र के साथ। और प्रमुख आपके चित्रण हो जाएगा चौथमल चितेरे द्वारा किया गया। उसके बाद रामदला व कृष्णदला की फड़, जिसे भाट पंपों द्वारा बिना वाद्य यंत्र के बाजी जाने वाली आपकी फड़ कौन सी हो जाएगी? रामदला व कृष्णदला की फड़ हो जाएगी, जिसे दिन में बांधा जाता है। किसमें? दिन में बांधते हैं। और हाड़ौती में ये क्या रहने वाले? सर्वाधिक प्रसिद्ध रहने वाली है। और इसका निर्माण धूलजी चितेरे द्वारा किया गया। उसके बाद भैंसासुर की फड़, इसे बावरी व बागरी जाति कौन? बावरी व बागरी जाति अपने बांधती है। इसका वाचन नहीं होता, यानी इसे वाचते नहीं है। अपने चोर इसे अपनी बात करें कोई भी कार्य करते समय इसकी क्या करते हैं? पूजा करते हैं, यानी इसकी क्या करते हैं? पूजा करते हैं और सगुन रूप मानते हैं। उसके बाद आगे अपने बात करते वाले हैं सांझी पाने और मांडना कला के बारे में। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कि सांझी कला क्या होती है? कि जब आपका श्राद्ध पक्ष में इसका क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। श्राद्ध पक्ष कब से कब तक होता है? आपके भाद्र पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक है। इसका क्या करते हैं? अपने निर्माण करते हैं। कौन करती है? कुंवारी कन्याओं द्वारा इसके अपने निर्माण करके अपने इसे क्या किया जाता है? पूजा जाता है। तो आपसे पूजा कि सांझी किसके रूप में पूजते हैं? तो मां पार्वती के रूप में अपने सांझी को पूजा जाता है। फिर नाथ द्वारा में आपके केले कदली पत्तों की सांझी पूरे भारत में प्रसिद्ध है। कहाँ की? नाथ द्वारा में। फिर उदयपुर में मच्छिंद्रनाथ मंदिर संध्या मंदिर के नाम से जाना जाता है। फिर आपके जयपुर को याद रखना है कि अपने लाडली जी का मंदिर हो जाएगा जयपुर। उसके बाद पान्ने। पान्ने क्या होता है? कि कागज पर बने देवी देवताओं का चित्रण क्या कहलाता है? पान्ने कहलाता है, जिन्हें सुख व समृद्धि के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। जैसे दीपावली पर लक्ष्मी जी के व विवाह पर अपने गणेश जी के पान्ने निर्मित किए जाते हैं। उसके बाद आती है आपकी मांडना कला। मांडना कला अपनी बात करें तो घर आंगन को अपने खिड़िया गेरू से अपने लीपा पोत कर बनाया गया ज्यामितीय अलंकरण क्या कहलाता है? मांडना कहलाता है। जैसे आपके यहाँ पर अपनी बात करें घर आंगन में स्वास्तिक चिन्ह बनाए जाते हैं दीवार पर। ठीक है। फिर आपके सबसे छोटा मांडना स्वास्तिक यानी गणेश जी का प्रतीक माना जाता है। और प्रमुख प्रकार आपके ताम विवाह मंडल चौकड़ी अपने होली पर मोरड़ी आपके मीणा जनजाति की महिलाओं द्वारा अपने प्रमुख मानने हो जाएंगी। उसके बाद अपने देखने वाले हैं पिछवाई व अन्य अपने ग्रामीण लोक कलाओं में। पिछवाई कला क्या होता है? कि श्रीनाथ जी द्वारा जो आपके श्रीनाथ जी की नाथ द्वारा में आपके प्रतिमा लगी है या उनकी मूर्ति लगी है, उनके पीछे जो चित्रांकन किया गया है मूर्ति के पीछे, उसे क्या कहते हैं? पिछवाई कहते हैं। यानी अपने श्रीनाथ जी के पीछे श्री कृष्ण जी की बाल लीलाओं का चित्रांकन क्या कहलाता है? पिछवाई कहलाता है। फिर अपने पथवारी क्या होता है? कि गाँवों में अपने पथ रक्षक स्थल जिसे क्या कहते हैं? पथवारी कहते हैं। और तीर्थ यात्रा पर जाते या लौटते समय इसकी क्या की जाती है? पूजा की जाती है, जिसमें काला अपने गोरा बेरू व श्रवण कुमार के क्या होते हैं? चित्र होते हैं। फिर अपने बात करते हैं की सुजम देवरे। ये खुले चबूतरों पर निर्मित अपने त्रिकोणात्मक क्या होते हैं? त्रिकोणात्मक मंदिर होते हैं, जिसमें रामदेव जी तेजा जी के आदि प्रमुख मंदिर हो जाएंगे। उसके बाद भराड़ी। भराड़ी क्या होता है? भील जनजाति में लकड़ी के विवाह पर ज्वाई द्वारा अपने दीवार पर बनाया गया लोक देवी देवताओं का अपने
मांगलिक चित्र क्या कहलाता है, बराड़ी कहलाता है। फिर आपके घोड़ा भाव से क्या होता है कि मिट्टी के कलात्मक घोड़े भील व ग्रास्य जनजाति इनको क्या करती है, अपनी मानती है, यानी इनमें क्या है, इनकी मान्यता है। फिर आगे बात करने वाले आर्या अपने ग्रामीण पात्र व आकृतियां। इसे आपसे किस प्रकार से पूछेगा कि एक और तो नाम दे देगा और उसकी दूसरी ओर देगा व्याख्या, उसकी विशेषता। जैसे आपसे पूछेगा व्हील, व्हील किससे संबंधित होता है, मेघवाल महिलाओं द्वारा निर्मित मिट्टी के महलनुमा कलाकृति। तो इसको व्हील को देगा तो पहले ऑप्शन में ए में, और ये आपका सुमेलित करने से संबंधित प्रश्न बन जाएगा। उसके बाद सोरिया भोजन रखने की मिट्टी का पात्र। फिर बटेवड़े क्या होते हैं, थापड़ा क्या होता है कि सूखे उबलों यानी गोबर को सुरक्षित रखने की आकृति बटेवड़ा कहलाता है। ठीक है। उसके बाद हीड़, दीपावली पर मिट्टी का पात्र जिसमें तेल रुई जलाकर अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, हीड़ कहते हैं। तो ये अपने प्रमुख ग्रामीण कलाकृतियां देखी। इसके बाद आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण शब्दावलियां और देखते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है अमोवा। अमोवा क्या होता है कि शिकारी लोगों द्वारा प्रयुक्त खाकी रंग की मिलती जुलती रंगत क्या कहलाती है, अमोवा कहलाती है। उसके बाद आपको याद रखना है कि मल्यगिरी, भूरे रंग का आपका सुगंधित वस्त्र क्या कहलाता है, मल्यगिरी कहलाता है। और आपने देखा होगा कि स्वाई राम से सेकंड की अंगरखी आपके अभी तक क्या है, सुगंधित है, जो कि आपके मल्यगिरी का प्रमुख प्रकार। उसके बाद अपनी बात करते हैं कि जड़ाऊ या जड़िया कि आभूषणों में नग नगीना जमाने की क्रिया को क्या कहते हैं, अपने जड़ाऊ या अपने जड़िया कहते हैं। फिर आपके बर्क व वर्क क्या है, ये कला है आपकी कि मशीन हथौड़ों से कूटकर सोने चांदी का पतला पत्थर वर्क, चांदी के तारों को हिरण की खाल में अपने पिटना, ये क्या कहता है, बरक कला कहलाती है, जो कि कहाँ की हो जाएगी, जयपुर की प्रसिद्ध हो जाएगी। उसके बाद कलई कला, तांबा पीतल के बर्तनों पर की जाने वाली अपनी चमकदार कला को क्या कहते हैं, कलई कला कहते हैं। उसके बाद गोदना, गोदना क्या होता है कि शरीर की आपके चमड़ी गोदना कला क्या कहलाती है, अपनी गोदना कहलाती है, जिसमें सौंदर्य और अपने अंधविश्वास विश्वास के चलते अपनी गोदना कला प्रसिद्ध है। गोदना क्या होती है, आप सभी ने सुना होगा, टेटू, टेटू ही क्या होता है, अपने गोदना होता है। उसके बाद अन्य विशेष कार्य आपको याद रखने हैं कि नारियल की कलाकृति चूड़ियां, ये भीलवाड़ा व कपासन की प्रसिद्ध है। फिर जूट की चूड़ियां अपने और जूते कहाँ के प्रसिद्ध हो जाएंगे, जूट की गुड़िया और जूते आपके प्रसिद्ध रहने वाले दीनानाथ जी की गली जयपुर। फिर आपके हड्डियों की चूड़ियां व आभूषण कहाँ के, जयपुर के प्रसिद्ध हो जाएंगे। उसके बाद आपके प्रमुख याद रखने आपको जीआई टैग, जीआई टैग जो क्या होते हैं, अपने बात करें राजस्थान की हस्तकला और उत्पादन से संबंधित आपके भौगोलिक सूचकांक। ठीक है जी। अपने बात करें सबसे पहले आपको याद रखना है बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट कहाँ की हो जाएगी, जयपुर की प्रसिद्ध हो जाएगी। फिर बीकानेरी भुजिया बीकानेर का प्रसिद्ध है। फिर ब्लू पोट्री जयपुर की प्रसिद्ध है। मकराना संगमरमर आपका नागौर का हो जाएगा। कोटा डोरिया आपके कोटा की हो जाएगी। फिर मोलेला मिट्टी कला कहाँ हो जाएगी, नाथद्वारा राजसमंद। फिर फुलकारी ये कहाँ हो जाएगी, राजस्थान पंजाब और हरियाणा की क्या है, अपने फुलकारी प्रसिद्ध है। फिर थेवा कला प्रतापगढ़ की, सोजत की अपनी क्या है, मेहंदी प्रसिद्ध हो जाएगी। जिसमें सबसे पहले अपने देखने वाले हैं अंतिम रिवीजन रहने वाला है इस टॉपिक का। फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे कि हस्तकलाओं का तीर्थ किसे कहते हैं। सबसे बड़ा केंद्र आपकी बोरनाड़ा जोधपुर। सबसे सस्ती पोट्री आपकी अब लेक पोट्री हो जाएगी कोटा। सबसे लंबी पुरानी फड़ देवनारायण जी की फड़, जिस पर अपने 1992 में क्या हुआ, अपने डाक टिकट जारी हुई, जिसे जंत्र वाद्य यंत्र के साथ गुज्जर बंपों द्वारा बांधा जाता है। फिर अपने बात करें कि बिना वाद्य यंत्र की फड़ कौन सी हो जाएगी, रामदला व कृष्णदला की फड़, जिसे भाट जाति के लोग क्या करते हैं, बांधते हैं। फिर अपनी बात करते हैं टेराकोटा कला के बारे में, जो कि आपके मोलेला राजमंद की प्रसिद्ध है। गधे की लीद से निर्मित क्या हो जाएगी, कला हो जाएगी। उसके बाद केले की सांझी श्रीनाथ जी कहाँ की हो जाएगी, नाथ द्वारा हो जाएगी। तो सांझी को किसके रूप में पूजते हैं, मां पार्वती के रूप में पूजा जाता है। फिर आती है आपकी मीनाकारी की सबसे बड़ी मंडी आपकी जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहाँ हो जाएगा, जयपुर हो जाएगा। फिर अपने गोपनीय अपने हस्तकला गांव की हो जाएगी थेवा कला आपके प्रतापगढ़ सोनी परिवार से संबंधित हो जाएगी, जो कि अपने 500 वर्षों से ये कार्य कर रहे हैं और इसे अपनी कला को किसी और व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं करते। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, जिसमें नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है राजस्थान के प्रमुख वाद्य यंत्र। ये टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का देके जाएगा, बहुत छोटा सा अपने पोर्शन रहने वाला है, जिसमें अच्छे से अपने इस प्रत्येक अपने बात करें कंप्लीट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो इस टॉपिक को शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले देखते हैं वाद्य यंत्रों का वर्गीकरण, यानी वाद्य यंत्रों को कितने अपने भागों में बांटा जाता है। तो आप सभी को पता है कि वाद्य यंत्र को बांटा जाता है अपने 4 भागों में। कितने, 4 भागों में, जिसमें सबसे पहले आता है अपने तत्व वाद्य यंत्र, यानी अपने जिन वाद्य यंत्रों को तार के माध्यम से बजाते हैं वो क्या हो जाएंगे, तत्व। उसके बाद आपके आते हैं सुशीर वाद्य यंत्र। सुशीर वाद्य यंत्र कौन से होते हैं, जिन्हें अपने फूंक मारकर बजाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं। उसके बाद आते हैं अवनद वाद्य यंत्र,
यानी जो आपके चमड़े से मंडे हुए होते हैं, जैसे आपने ढोलक देखा होगा, जो अंदर तो खोखला भाग होता है और ऊपर अपने चमड़े से मंडा होता है, उसे क्या कहते हैं, अवनद वाद्य यंत्र रहते हैं। और लास्ट में आता है आपका घन वाद्य यंत्र, यानी ये बने होते हैं आपके धातु से, यानी इन्हें आपस में टकराने से क्या उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, उन्हें क्या कहेंगे, घन वाद्य यंत्र कहेंगे। आगे इनके प्रत्येक की डिटेल से अपने कवर करने वाले हैं, जिसमें अपने तत्व वाद्य यंत्र में आपके आते हैं रावण हत्ता हो गया, सारंगी हो गया, तंदूरा हो गया, अपंग हो गया, कमायचा के साथ इकतारा, रवाज। अपने बात करें कि आपका चौतारा रहने वाला है, जंतर रहने वाला है, सुरिंदा और सुरमंडली, ये आपके तत्ववाद्य यंत्र के प्रकार हो जाएंगे, जिन्हें क्या करते हैं, तार के माध्यम से बजाते हैं। उसके बाद अपने बात करने वाले सुशीर वाद्य यंत्र में आपके आते हैं कि अलगोजा हो गया, जो कि राज्य का अपने क्या हो जाएगा, राज्य वाद्य यंत्र हो जाएगा। उसी प्रकार आपकी पुंगी होगी, सहनाई होगी, नड़ हो गया, तुरही, मसक, बांकिया, सतारा, पोर, अपने मोरचंग हो जाएगी, सिंगी हो जाएगी, अपने सुरनाई हो जाएगी, हरनाई हो जाएगी, नागफणी, शंख और बांसुरी के साथ ही बुंगड़, ये आपके रहने वाले हैं सुशीर वाद्य यंत्र, यानी जिन्हें फूंक मारकर बजाते हैं। आगे डिटेल से पढ़ने वाले हैं, बस अब देख रहे हैं कि इन पोर्शन के अंतर्गत क्या क्या आएगा। तो फिर आती है आपके अवनद वाद्य यंत्र। अवनद क्या होते हैं, आपके जैसे चंग हो गया, चंग पर क्या होता है कि गोल आकृति होती है, उस पर क्या अपने किसी परतदार, जैसे अपने चमड़ा मंड देते हैं, कुछ आकृति में आपने वो प्लास्टिक वाला देखा होगा, उस पर प्लास्टिक मंडा होता है। फिर आपके बपंग हो जाएगा, मांदल हो जाएगा, नगाड़ा, मृदंग, ढोल, ढोलक, नौबत, डेरू, खजरी, माटो, टामक, गुंडी और ताशा, ये क्या हो जाएंगे, अवनद वाद्य यंत्र हो जाएंगे, यानी जिन पर क्या मंडा हो, चमड़ा मंडा हो। उसके बाद आते हैं आपके घन वाद्य यंत्र। इसमें क्या होता है, मंजीरा हो जाएगा, झांझ हो जाएगा, हड़ताल हो जाएगा, थाली, लेजिम, घंटा, चिमटा, झांझर, रमझोड़, यानी पायजाब हो जाएगी, करताल हो जाएगी और श्रीमंडल, ये क्या हो जाएंगे, घन वाद्य यंत्र के प्रकार हो जाएंगे। अब प्रत्येक पोर्शन को अच्छे से कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले अपने बात करने वाले हैं तत्व वाद्य यंत्र के बारे में। तत्व वाद्य यंत्र यानी ऐसे वाद्य यंत्र जिनको अपने तार लगे होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, तत्व वाद्य यंत्र कहते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं रावण हत्ता के बारे में। तो रावण हत्ता बोपों का प्रमुख वाद्य यंत्र रहने वाला है। इसका प्रयोग बाबूजी की फड़ के साथ ही अपने बात करें कि रामदेव जी का फड़ का वादन करते हैं कौन, कमड़िया समुदाय को, उस समय भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि बड़े नारियल की अपने कटोरी यानी अधकटे नारियल से बना होता है, ठीक है। उसके बाद अपने बात करते हैं कि इसमें कितने तार लगे होते हैं, तो 9 तार लगे होते हैं। किस प्रकार से याद रखेंगे कि आप याद रखेंगे 1 2 3 4 5 6 हो गए, और फिर इसकी आपका मात्रा याद रखनी है 7 और 8, 9 मात्रा हो जाएगी, ठीक है। टोटल कितने हो जाएंगे आपके, 9 तार हो जाएंगे। और इसे वायलिन की तरह गज से बजाया जाता है। किससे बजाते हैं, ये आपकी गज होगी, इससे बजाया जाता है, जो कि आपके घोड़े की पूंछ के क्या होते हैं, वाल होते हैं। उसके बाद आती है आपकी सारंगी। सारंगी अपने सबसे पहले पूछा जाता है कि तत्व वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ कौन सी हो जाएगी, आपकी सारंगी हो जाएगी, जिसमें आपके सारंगी में लगे होते हैं 27 तार। कितने, 27 तार। ये पूछता है, जरूर पूछता है कि सारंगी में कितने तार होते हैं, 27 तार होती हैं। ये क्या हो जाएगी, तत्व वाद्य यंत्र हो जाएगी। यानी आपको देगा 2 कथन, आपको चुनना है कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है। पहले में देगा कि तत्व वाद्य यंत्र क्या है, में सर्वश्रेष्ठ सारंगी है। दूसरे कथन में देगा कि सारंगी में 9 तार होते हैं। तो क्या असंगत हो जाएगा, सारंगी में 27 तार होते हैं, न कि 9 तार होते हैं। उसके बाद आपको याद रखना है कि सागवान के रोहिड़ी की लकड़ी से इसे अपने बनाया जाता है, तथा तार अपने आपके बकरे की आंत से बनाई जाती है। यानी इसकी तार को किससे बनाते हैं, बकरे की आंत से बनाते हैं। उसके बाद सिंधी सारंगी उन्नत अपने अधिक तार प्रयोग किया जाता है। गुजराती सारंगी जो कि आपके 7 स्टील के तार अपने शास्त्रीय संगीत के रूप में बजाई जाती है। उसके बाद आगे अपने बात करें तो आपके कामायचा देखेंगे कि जैसलमेर बाड़मेर में मांगलियार समुदाय द्वारा प्रयोग किया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा हो जाएगा, आपका कामायचा रहने वाला है, जो कि सारंगी के समान होता है, किंतु चौड़ी व अपनी गोल अपनी क्या होती है, तबली होती है, जिसमें 27 तार होते हैं। जिसके प्रमुख कलाकार रहने वाले आपके साकल का जो कि कमायचा वाद्य यंत्र हो जाएगा, और उन्हें अपने 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उसके बाद एकतारा व रवाज के बारे में बात करें तो एकतारा अपने कालबेलिया, नाथ और सन्यासियों का क्या है, प्रमुख अपने वाद्य यंत्र रहने वाला है। इसमें गोल अपने तुम्बे से बांस 2 तार, एक हाथ में एकतारा व दूसरे में खड़ताल पकड़ी होती है। रवाज के बारे में बात करें तो मेवाड़ क्षेत्र राव व भाट के क्या हो जाएंगे, प्रमुख वाद्य यंत्र हो जाएगा। इसमें 12 तार होती है। उसके बाद आता है आपका चौतारा, तंदूरा या अपंग वाद्य यंत्र। कौन कौन सा, चौतारा, तंदूरा। इसके बारे में बात करें तो चौतारा चौतारा कामड़ नाथपंथी रामदेव जी के भजनों में इसका प्रयोग किया जाता है, जिसमें 4 तार लगे होते हैं। फिर अपने अपंग के बारे में बात करें तो अपंग भीलों का वाद्य यंत्र है। लौकी की खोल व बकरे की खाल से इसे क्या किया जाता है, निर्मित किया जाता है। उसके बाद आता है आपका जंतर, सुरिंदा या सुरमंडल के बारे में। तो जंतर आपके मेवाड़ यानी गुज्जर भोंपों द्वारा
प्रयुक्त किया जाने वाला प्रमुख वाद्य यंत्र है। वीणा के समान इसमें दो अपने तुम्बे होते हैं, यानी इसमें दो तुम्बे हो गए इस प्रकार से, ठीक है। वीणा के समान इसमें दो तुम्बे होते हैं और गले में इसे लटका कर क्या किया जाता है, वादित किया जाता है। उसके बाद आती है आपकी सुरिंदा। सुरिंदा आपके मारवाड़ में लंगा जाति, रोहिड़ा लकड़ी व 3 तार होते हैं इसमें, यानी लंगा जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र रहने वाला है। रोहिड़ा लकड़ी से निर्मित होता है और इसमें होते हैं आपके 3 तार। फिर आपकी आती है सुरमंडल। सुरमंडल आपका मांगनियार जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। इसमें 21 से लेकर आपके 26 तार होते हैं। तो ये आप आगे बात करने वाले सुशीर वाद्य यंत्र, यानी इससे पहले अपनी कंप्लीट जो आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट थे उनको कवर किया। जो आपके एग्जाम में बहुत कम पूछे जाते उनको अपने कवर नहीं करेंगे, क्योंकि अपने कम समय में ऐसे टॉपिकों को रिवाइज करेंगे, इससे बिंदुओं को देखेंगे जो आपके एग्जाम में देखे जा सकते हैं। तो सुशीर वाद्य यंत्र वे होते हैं जिन्हें अपनी फूंक मारकर हवा से बजाते हैं, ठीक है। जिसमें अपने सबसे पहले देखने वाले हैं राजस्थान का आपके प्रसिद्ध या राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र। तो प्रसिद्ध लोक वाद्य यंत्र बांसुरी के समान होता है, यानी ये आपका रहने वाला है कौन सा, ये आपका रहने वाला अलगोजा वाद्य यंत्र, जो कि हो जाएगा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र, जो कि बांसुरी के समान होता है। लेकिन इसमें क्या लगी होती है, 2 बांसुरियां लगी होती है, जिसमें 4 से 7 छेद होते हैं। इसका वादन मुंह में रखकर एक साथ अपने बजाया जाता है। आपसे पूछे कि क्षेत्र कौन सा, तो जैसलमेर हो गया, जोधपुर हो जाएगा, बाड़मेर, बीकानेर, टोंक आदि क्षेत्रों का प्रमुख वाद्य यंत्र रहने वाला है, जिसे भील व कालबेलिया जाति द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। जिसमें रामनाथ चौधरी इसके प्रमुख वादक रहने वाले हैं। कहाँ के हैं, पद्मपुर जयपुर के, जिन्हें नाक से अलगोजा बजाने के लिए क्या है, प्रसिद्ध हो जाएंगे। तो ये आपका हो जाएगा अलगोजा वाद्य यंत्र। उसके बाद अपने देखते हैं कि शहनाई के बारे में। शहनाई आपके मांगलिक अवसरों पर बात आपने बजाई जाती है, आपके चिल्म के समान होती है, किसके चिल्म के समान होती है, और इसमें 8 छेद होते हैं। कितने, 8 छेद होते हैं। इसके प्रमुख कलाकार आपसे पूछे तो आपके हो जाएंगे बिस्मिल्लाह खां, इसके प्रमुख कलाकार प्रसिद्ध वादक हो जाएंगे, जिन्हें भारत रत्न से 2001 में सम्मानित किया गया। फिर आती है आपकी मोरसंग। ये देखा होगा आपने कभी वीडियो में देखा होगा कि मोरसंग या नड़। पहले बात करते हैं नड़। नड़ के प्रमुख कलाकार आपके रहने वाले करना भील, जो कि जैसलमेर के हो जाएंगे। फिर इसमें क्या होता है कि कगोर केर की लकड़ी से इसे बनाया जाता है और ये 2.5 फीट लंबी होती है। उसके बाद मोरसंग लोहे पीतल से निर्मित अपने क्या होती है, अपने निर्मित अपने वाद्य यंत्र होता है, जो कि मोर की आकृति की होती है। इसे चरवाहों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है और ये सबसे छोटा वाद्य यंत्र रहने वाला है। इसे अपने लोहे या पीतल की समझ के अपने कौन सा नहीं करना, घन नहीं करना, तो कौन सा हो जाएगा आपका, ये रहने वाला है सुशीर वाद्य यंत्र, यानी फूंक मारकर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र। होठों के बीच में रखकर इसे बजाया जाता है। उसके बाद आती है पुंगी या मसक। पुंगी के बारे में बात करें तो कालबेलिया जाति का प्रमुख अपने वाद्य यंत्र रहने वाला है। ये तुम्बे से बनाई जाती है। उसके बाद मसक, ये बेरुंजी के भोंपों द्वारा प्रयुक्त होता है। वह अब अपने पुलिस व सुरक्षा बलों के अपने बैंड में मसक का प्रयोग किया जाने लगा है। उसके बाद अपने देख लेते हैं कि शेष और महत्वपूर्ण अपने आपके कुछ सुशीर वाद्य यंत्र रहेंगे। उसमें आपका आता है बांकिया और बुंगल। बांकिया आपके सरगड़ा जाति द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। पीतल का अपने वक्राकार क्या होता है, वाद्य यंत्र होता है। उसके बाद भुंगल आपके मेवाड़ की अपनी भवाई जाति बेहरी नाम से अपने इसे प्रसिद्ध क्या हो जाएगा, पीतल से निर्मित हो जाएगा, कौन सा, बुंगल। तो इसी के साथ अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप क्या करेंगे, सेशन को लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों और सहपाठियों तक इस सेशन को जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि इस प्रकार की क्लासें आपको निरंतर रूप से देखने को मिलेगी, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। तो अब देखते हैं सतारा या तुरही के बारे में। तो सतारा जैसलमेर, बाड़मेर के गडरिया व मेघवाल बांसुरी का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, जिसमें 2 बांसुरियां होती है। उसके बाद तुरही आपके तांबे व पीतल का अपने प्रयोग करके बनाई जाने वाली प्रमुख वाद्य यंत्र रहने वाला है, जो कि युद्ध का अपने युद्ध में क्या करती है, प्रयोग करती है। उसके बाद आपके सिंगी या नागफड़ी। सिंगी आपके रणसिंगा, सिंह के आकार का क्या होता है, एक पीतल का बना वाद्य यंत्र, जिसे साधु व सन्यासियों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। नागफणी आपके सर्पिलाकार पीतल की अपनी क्या होती है, वाद्य यंत्र होता है, जो कि क्या है, धार्मिक वाद्य यंत्र रहने वाला है। उसके बाद सुरनाई, बांसुरी और शंख। सुरनाई आपके शंख, नफीरी, टोटो, खजूर की पत्तियों से निर्मित होती है। बांसुरी आपके हरिप्रसाद चौरसिया इसके प्रमुख वादक हो जाएंगे। इसमें 6 छिद्र होते हैं। उसके बाद शंख के बारे में बात करें तो महाकाल का युद्ध अपने और आरती वाद्य यंत्र क्या हो जाएगा, आपका शंख हो जाएगा। इसके आगे देखने वाले अपने अवनद वाद्य यंत्र। आपने क्या देखा था कि लकड़ी धातु पर मिट्टी के गोलाकार घेरे पर पशुओं की खाल मंडकर निर्मित, जिन पर अपने चोट मारने से क्या होती, ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं, अवनद वाद्य यंत्र कहते हैं। यानी आपको डायरेक्ट याद रखना है कि जिन पर क्या बंधा हो, चमड़ा बंधा हो, चमड़े पर क्या चोट मारने से क्या हो, ध्वनि उत्पन्न हो, उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें कहेंगे अपने अवनद वाद्य यंत्र। जिसमें सबसे पहले देखते हैं चंग व डफ।
जो कि आपके शेखावटी क्षेत्र की प्रमुख रहने वाली है। जैसे आपने कच्ची घोड़ी नृत्य सुना होगा, इसमें अपने चंग वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर अपने लकड़ी के अपने गोल घेरों पर अपने बकरी की खाल मंडी होती है, यानी आपके कोई लकड़ी का गोल घेरा होता है, उस पर किसकी बकरे की खाल मंडी होती है। उसके बाद आता है आपका बपंग। बपंग आपके अपने मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध है क्या, बपंग, जिसमें कटे हुए तुम्बे पर चमड़ा मंडकर निर्मित किया जाता है। प्रसिद्ध वादक आपके जहूर खां मेवाती हो जाएंगे, जिन्हें अपने क्या कहते हैं, बपंग का जादूगर कहते हैं। उसके बाद आती है आपकी मांदल। मांदल भीलों और गरासियों का प्रमुख वाद्य यंत्र हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, मृदंग के क्या है, समान है, मिट्टी का बना होता है। एक मुंह छोटा होता है तथा दूसरा मुंह क्या होता है, बड़ा होता है, यानी इस ओर से मुंह क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और इस ओर से आपके मुंह होगा बड़ा। इस पर आपके मंडी हुई खाल जौ का आटा चिपकाकर इसका क्या किया जाता है, वादन किया जाता है। इसके बाद आपको कुछ और अन्य वाद्य यंत्र याद रखने, कौन से, अवनंद, जिसमें नगाड़ा हो गया। नगाड़ा जिसे अपने बम्ब या नकारा कहा जाता है, जो कि अपने शहनाई के साथ वादित किया जाता है, और युद्ध व अपने मंदिरों में इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और अकबर कुशल वादक था किसका, नगाड़ा का, कौन, अकबर। उसके बाद आता आपका टामक। टामक आपके ताल वाद्य यंत्रों में सबसे बड़ा और भारी वाद्य यंत्र आपका टामक। लोहे की अपने कढ़ाई की जाती है, और भरतपुर अलवर का क्या हो जाएगा, प्रसिद्ध हो जाएगा। उसके बाद आती है आपकी नौबत, यानी राजाओं के महलों में, मंदिरों में भैंसे की खाल से मंडकर धातु की अपने कुंडी से बजाई जाने वाली ये क्या हो जाएगी, 4 फुट गहरी नौबत हो जाएगी। उसके बाद अपने मृदंग, जिसे पखावज भी कहते हैं, ढोलक। रावत अपने रावल जाति मृदंग बीजा सुपारी की लकड़ी से निर्मित होता है। ढोल छोटा रूप होता है, और सांसी कंजर व भवाई जाति से क्या करती है, प्रयुक्त करती है। उसके बाद डेरू अपने डांग के बारे में बात करें तो डेरू गोगा जी के अपने भगत इसे अपने क्या करते हैं, प्रयुक्त करते हैं। ये आम की लकड़ी से बना होता है। और ढाक के बारे में बात करें तो इसे गुज्जर व भील जनजाति के लोग प्रयुक्त करते हैं, और ये आपके बगड़ावत अपनी बात करें गाथा के समय प्रयुक्त किया जाता है। इसके आगे अपने बात करने वाले हैं घन वाद्य यंत्र, यानी जो आपके धातु से निर्मित होते हैं, यानी ऐसे वाद्य यंत्र जो धातु से बने हो और टकराने से उसमें क्या हो, ध्वनि उत्पन्न हो, उन्हें क्या कहेंगे, घन वाद्य यंत्र कहेंगे। जिसमें सबसे पहले अपने बात करने वाले हैं किसके बारे में, खड़ताल के बारे में। तो जो आपके बाड़मेर जैसलमेर की मांगड़िया जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र रहने वाली है। केर बबूल की लकड़ी के टुकड़ों के बीच पीतल के अपने गोल तस्तरियां नुमा अपने इसमें क्या होती है, लगी होती है, और जिन्हें आपस में टकराने से क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, जो कि एकतारे के साथ प्रयुक्त की जाती है। किसके साथ, एकतारे के साथ खड़ताल का प्रयोग किया जाता है, जो कि राष्ट्रीय ख्याति अपने आपके प्राप्त कलाकार कौन हो जाएंगे, सौ सदीर खां मांगड़िया क्या हो जाएंगे, अंतरराष्ट्रीय ये ख्याति प्राप्त कलाकार हो जाएंगे, जिन्हें खड़ताल का जादूगर कहते हैं। उसके बाद आती है आपकी मंजीरा, जिसमें आपके 2 पीतल की क्या होती है, पीतल कांस्य या तांबे की कटोरी नुमा क्या होती है, धातुएं होती है। इन्हें आपस में बजाने से ध्वनि उत्पन्न होती है, और हमेशा इसे जोड़े में प्रयुक्त किया जाता है, यानी अकेले अपने मंजीरा को प्रयुक्त नहीं किया जाता। रामदेव जी के भोंपे कामर जाति द्वारा 13 ताली नृत्य करते समय 13 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है, ये तो आपने सुना होगा। फिर अपने बात करते हैं कि अन्य प्रमुख घन वाद्य यंत्र कौन से रहने वाले हैं। तो झांझ के बारे में बात करें तो झांझ शेखावटी का आपका प्रसिद्ध वाद्य यंत्र हो जाएगा, कौन सा, झांझ। मंजीरों का अपने बड़ा रूप होता है, इसे कच्ची घोड़ी नृत्य के समय प्रयुक्त किया जाता है, किसे, झांझ को। उसके बाद श्रीमंडल। श्रीमंडल आपके तरंग अपने वाद्यों का क्या है, अपने प्रकार है। मिश्रित धातु के 15 से 16 गोलाकार टुकड़े होते हैं। वैवाहिक अवसरों पर इसका क्या किया जाता है, वादन किया जाता है। उसके बाद आता है आपका श्रीमंडल तरंग वाद्य यंत्र का प्रकार है, रिपीट हो गया। फिर अपने लेजिम या घंटा के बारे में बात करें तो लेजिम आपके धनुष का आकार, बांस व आपके जंजीर से बालिकाएं क्या करती है, बजाती है, किसे, लेजिम व घंटा को। इसमें घंटा अपने उल्टे गमले के रूप में होता है, और अपने हाथी के गले में बांधा जाता है, कौन सा, घंटा। और मंदिर में भी अपने घंटे का प्रयोग करते हैं। तो ये हो जाएंगे आपके कौन से, घन वाद्य यंत्र। इसके बाद अपने बात करते हैं प्रमुख वाद्य यंत्र और उनकी प्रसिद्ध वादक। तो सबसे पहले हरि प्रसाद चौरसिया व पन्नालाल घोष के बारे में बात करें तो ये बांसुरी के प्रमुख वादक रहने वाले हैं। फिर आपके बिस्मिल्लाह खां शहनाई के, फिर रामनाथ चौधरी आपके अलगोजा के, करना भील नड़ के, सौ शादिर खां मांगनियर आपके खड़ताल के, पेप्पे खां आपके सुरनाई के, और अपने जहूर खां मेवाती आपके रहने वाले बप्पंग के प्रमुख कलाकार। ठीक है, इसके बाद लोक समुदाय उनके प्रमुख वाद्य यंत्र आपको याद रखने के, मांगड़िया जनजाति के प्रमुख वाद्य यंत्र हो जाएंगे कामायचा, करताल, सुरमंडल के साथ ही अपने और ताल। ठीक है, कालबेलिया को याद रखना है, चंग हो जाएगा, एक तारा हो जाएगा, अलगोजा के साथ ही आपको पुंगी प्रमुख वाद्य यंत्र रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद अपने भील और आदिवासियों का आपका कुंडी याद रखना है और ढाक याद रखना है। फिर अपंग, अलगोजा, मांदल और अपने बांगा, ये भी किसका हो जाएगा, भील व आदिवासियों का हो जाएगा। उसके बाद आपको याद रखना है भोंपों का।
बहुमपो विभिन्न प्रकार के, जैसे रावण अथवा वाद्य यंत्र पापू जी के बहुमपो द्वारा प्रयुक्त किया जाता है, नायक व थोरी जाति के होते हैं। उसके बाद मशक बेरू जी के बहुमपे होते हैं, जंतर आपके कौन से हो जाएंगे, गुज्जर बहुमपे हो जाएंगे, और मंजीरा वाद्य यंत्र रामदेव जी के बहुमपो द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। उसके बाद कामड़ जाति के, कामड़ अपने क्या करती है, मंजीरे का प्रयोग करती है, चौतारे का प्रयोग करती है, और साथ ही अपनी खजरे, इसका प्रयोग किया जाता है कामड़ जाति द्वारा। इसके आगे अपनी बात करें कि कुछ परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण, जैसे अलगोजा आपका राज्यवाद्य यंत्र हो जाएगा, सारंगी तत्ववाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ हो जाएगी, इसमें तत्ववाद्य यंत्रों में कौन सी, सारंगी। उसके बाद टामक तार वाद्य यंत्रों में सबसे अपने बड़ा और भारी वाद्य यंत्र हो जाएगा कौन सा, अपने टामक। उसके बाद रावण हथा पाबू जी की फड़ में प्रयुक्त सबसे लोकप्रिय अपने वाद्य यंत्र रहने वाला कौन सा, रावण हथा वाद्य यंत्र, जिसमें अपने रामदेव जी की फड़ में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र हो जाएगा अपने रावण हथा। उसके बाद अकबर मुगल सम्राट एक कुशल नगाड़ा वादक था, किसका वादक था, नगाड़ा वादक था। उसके बाद शंख व तुरही महाक अपने काव्य काल और प्राचीन काल से प्रमुख युद्ध वाद्य यंत्र रहा है कौन सा, शंख व तुरही। तो इसके बाद अपने देखें कि आपके वाद्य यंत्रों की निर्माण सामग्री और आपके सांस्कृतिक जुड़ाव के निष्कर्ष। तो नारियल के बारे में बात की कि अधकटा नारियल से बनता आपके रावणता भोपा प्रयुक्त करते हैं। लौकी का तुम्बा घिया या आपके पुंगी निर्माण की जाती है काल बेदली जाति द्वारा। एक तारा अपंग का निर्माण करते हैं। फिर जौ का आटा मांदल पर अपनी मंडा जाता है और चिपकाकर अपनी ध्वनि उत्पन्न होती है। फिर मिट्टी के मटके, इसे नर और मादा जोड़े में प्रयुक्त किया जाता है, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। उसके बाद आपके पशुओं के सींग, खजूर की पत्ती, सिंगी और रणसिंगा, और ये आपने सुनाई और रीढ़, इसलिए आप इसमें क्या होता है, पशुओं के सींग और खजूर की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है। तो इसी के साथ अपने बात करें, ये भी अपने टॉपिक कंप्लीट होता है कौन सा, वाद्य यंत्र। तो अब अपने अगला टॉपिक आता है राजस्थान की चित्रशैली, जिसमें आप इसमें क्या देखेंगे कि राजस्थानी की चित्रशैली को कितने भागों में वर्णित किया जाता है, कौन कौन सी चित्रशैली आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जिनका अपने अच्छे से अपने अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि आपके प्राचीन साक्ष्य कहां से मिले, प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है, इसका उद्भव या जनक कौन हो जाएंगे, और वैज्ञानिक विभाजन किनके द्वारा किया गया। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्राचीन साक्ष्य। तो प्राचीन साक्ष्य आपको देखने को मिलते हैं रॉक पेंटिंग साक्ष्य मिलते हैं 1953 ईस्वी में, किसके द्वारा,